नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि पिछले एक सप्ताह में जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मुद्दा रहा होगा, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहा होगा, उस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। देखिए, इसमें 5 टॉपिक लेकर के आए हैं और देखिए पहला क्या है, 23वें विधि आयोग का गठन। तो इसके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जो जारी किया गया है, इसके विषय में विस्तार से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह दे दिया गया है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। परमाणु युद्ध की लगातार जो है वो धमकी दी जाती रही है, यह जो है आईआर से संबंधित मुद्दा आपका हो गया, ठीक है। और सरकार ने किया उग्रवादियों, जो कई सारे उग्रवादी संगठन होते हैं, उससे समझौता किया है ताकि शांति व्यवस्था बना रहे। कहां से क्या ये न्यूज आया है, इस पर विस्तार से देखेंगे। और एक चीज जिस पर ज्यादा बवाल आजकल मचा हुआ है, कास्ट सेंसस को लेकर के, जाति जनगणना पर क्या करेगी सरकार, तो सरकार के रुख को समझने की कोशिश करेंगे, विभिन्न पक्षों के चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे। 5 मुद्दा है, यह इंपॉर्टेंट रहा है इस पूरे सप्ताह में। तो पहले मुद्दे के साथ चलते हैं, जो कि 23वें विधि आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हाल में केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब देखिए, कार्यकाल जो है 3 वर्ष का इसका होगा, जो कि 1 सितंबर 2024 से लेकर के 1 सितंबर 2024, ठीक है, यानी कि इस महीने की शुरुआत से इसका कार्यकाल शुरू हो चुका है और यह 31 अगस्त तक चलेगा। अब 1 सितंबर है तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, यहां पर आप समझ ही रहे हैं कि यह 31 अगस्त तक जाएगा और 24 है तो 3 साल मैंने कहा, तो यह 27 तक जाएगा, ठीक है। यह कार्यकाल इसका होने वाला है। अब 23वें विधि आयोग के सदस्य कौन कौन होंगे, जरा इसके विषय में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष बनाया गया है और यह अध्यक्ष जो होगा उसका नेचर क्या है, तो पूर्णकालीन अध्यक्ष होंगे। 4 पूर्णकालीन सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि सचिव भी इसके सचिव सहित जो होंगे। पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव इसमें होंगे और पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के जो है सचिव होंगे और 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। ये एक तरह से फॉर्मेट तैयार किया गया है कि कितने सदस्य वगैरह कैसे होंगे। अब जब हम ये समझ गए तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि कार्य क्या होगा। देखिए, ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो प्रासंगिक नहीं है। आप जान रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 ईस्वी में, तब से ही वह इस बात को लेकर के हमेशा कोशिश करते रहे कि जो लॉ ऐसा है, ब्रिटिश एरा का है, औपनिवेशिक कानून है, जिसकी आवश्यकता देश को नहीं है, उसे खत्म किया जाए। और पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे कानून को निरस्त भी कर दिया। उसी कड़ी में यह काम भी जोड़ा गया है, ऐसे कानून की पहचान करना जो वर्तमान में अब आवश्यक नहीं रह गया है, उसको खत्म कीजिए। बदलाव जो हो सकता है उसके लिए क्या संशोधन होना चाहिए, उसके लिए अब सुझाव दीजिए। गरीबों को प्रभावित करने वाले जो कानून हैं, जो कि गरीबों को लगातार जो है कोर्ट का फेरा लगाते रहता है ना, तारीख पे तारीख, तो ये सब चीजें आप जांच विचार करके बताइए। न्यायालय की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जा सके, क्योंकि आम आदमी जब सब जगह से हार जाता है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, और कोर्ट में भी जब उसे तारीख पे तारीख मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब वह टूट जाता है। लोकतंत्र और प्रक्रिया सिस्टम में उसका विश्वास नहीं होता है। इसीलिए न्याय की जो प्रक्रिया है, न्यायपालिका में कामकाज होने की जो चीजें हैं, उसको कैसे सरल बनाया जाए। और लैंगिक समानता की दुनिया भर में बातें हो रही है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो कानून मौजूद है या जिन कानूनों की आवश्यकता है, जो मौजूद है, जाहिर सी बात है उसके क्या होगा, समीक्षा किया जाएगा। और यदि नए कानून की आवश्यकता है तो आप उसके लिए सुझाव दीजिए। सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन विषयों पर विचार विमर्श करना भी इनका काम रहेगा। तो ये सारे कार्य हो गए। अब विधि आयोग के विषय में थोड़ा सा समझ ले। देखिए, विधि आयोग जो होता है एक गैर सांविधिक निकाय है। यह पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, और यह केंद्र सरकार द्वारा गठित होता है। विधि आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। तो ये जो है कानून और न्याय मंत्रालय, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसका लक्ष्य जो है समाज में न्याय को सुलभ बनाना,
न्याय तक सभी व्यक्ति को पहुंचाना, विधि के शासन जो स्थापित करने की बात हमारी संविधान ने कहा है उसको और दुरुस्त करना, यह है। चलिए अब एक टॉपिक हो चुका हमारा, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था? सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह, इस विषय पर बात करने वाले हैं। ये फ्लैग देख रहे हैं आप, यह फ्लैग है, यहां पर देखेंगे स्तंभ है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है और ये बुक है। तो ये बुक कौन सा है? संविधान है, ठीक है। तो ये सारी, ये नया फ्लैग मिला है, यहां पर आपको दिख भी रहा है। चलिए यहां पर देख लीजिए, ये अशोक चक्र है ना, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग आपको दिखने को मिलेगा और वह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ये चीजें यहां पर आपने देख भी लिया। राष्ट्रपति महोदया के जो है उपस्थिति और जो अभी सीजे आए हैं हमारे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, दोनों मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में यह काम किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण कर दिया, ठीक है। देखिए यहां पर जो है प्रतीक चिन्ह वगैरह ये दिखाया गया है, यहां लिखा भी है यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नया झंडा और प्रतीक सारा कुछ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये लोगो अब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का अब जो है जहां भी इस्तेमाल देखेंगे ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अशोक चक्र है और फिर बिल्डिंग और फिर कॉन्स्टिट्यूशन और यतो धर्मस्ततो जयः, ठीक है। जहां धर्म होता है वहीं पर विजय पताका होती है। ये बातें यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह NIFT दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया है। ये झंडा नीले रंग का है। इस नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान को प्रदर्शित किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्तो श्लोक लिखा हुआ है, जहां धर्म है वहां विजय है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए उच्चतम न्यायालय के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न आता रहा है। उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय जो है अपने अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का क्या हो जाता है? इनॉग्रेशन होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान भवन, अभी जो बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन किया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से कहां तक? 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या होती है, कार्य करने की प्रक्रिया वगैरह क्या होगा, ये लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया, ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मुद्दा है, IR, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध। चलिए परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया क्यों कहा जा रहा है? यह इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ देखेंगे यूरोप में रूस और यूक्रेन पिछले 900 से अधिक दिनों से आपस में उलझे हुए हैं। इसके बाद जो है यूरोप का पूरा देखेंगे एरिया, चाहे वह आप अमेरिका भी उसमें शामिल कीजिए, यूरोप से आगे बढ़ते हुए कनाडा को ले लीजिए, ये सब रूस के साथ उलझा हुआ है। ये मामला समझ में आ रहा? ये आग अभी बंद हुआ नहीं था, बुझा नहीं कि आग लग गया मिडिल ईस्ट में, इजराइल और हमास, उसके बाद उसमें हिजबुल्लाह की एंट्री होता है, उसमें हुती का एंट्री हो जाता है, उसके बाद उसमें ईरान की एंट्री, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, ये सभी आपस में उलझते जा रहे हैं। इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो चीजें जो है काफी उथल पुथल पूरी दुनिया में हो रहा है और लगातार पुतिन जो है ये धमकी देते आ रहे हैं कि एक साथ 16 देश पर परमाणु बम मारूंगा, ठीक है। तो इन सब चीजों की ओर आशंका अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुतिन ने हाल ही में कहा है कि भाई हम बात करने के लिए, टेबल पर बैठने के लिए जेलेंस्की साहब जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ तैयार हैं। भारत और अन्य देश को कहा कि आप चाहे देखिए थोड़ा मध्यस्थता वगैरह कर दीजिए। चर्चा में क्यों है? रूस ने घोषणा की है कि वो अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले अपने सिद्धांत में बदलाव करेगा। देखिए ये सिद्धांत इसका क्या है, देखेंगे। भारत का सिद्धांत क्या है? भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी है उसको समझ लीजिए। नो फर्स्ट, भारत का जो ये सिद्धांत है अपने एटॉमिक वेपन्स को लेकर के कि हम इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी देश के साथ झड़प होता है तो। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के अलावा जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं उसमें से एक और कंट्री है जिसका यही सिद्धांत रहा है। एक ही कंट्री और है,
ठीक है, और वह रूस का थोड़ा बहुत दोस्ती भी चल रहा है आजकल, ठीक है। भारत का भी पड़ोसी देश है, हिंट पे हिंट दिए जा रहा हूं, बगल में, भारत के बगल में है, सीमा विवाद भी चलता जा रहा है उसके साथ, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जिसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत के अलावा भी अपना रखा है? 2 ही कंट्री हैं। तो इसने कहा कि हम अपने परमाणु सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव करने के मूड में हैं और व्लादिमीर पुतिन के लिए यह अभी की मजबूरी भी हो सकता है। देखिए, रूस के परमाणु सिद्धांत का जो बदलाव अगर ये होता है तो इसका प्रभाव जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा। विश्व के अन्य जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं वो सब कहेंगे कि भाई मैं भी अपनी पॉलिसी में चेंज करने वाला हूं, और फिर क्या होगा? एटॉमिक वेपन सबके पास है, परमाणु युद्ध में पूरी दुनिया जो है वह उलझ जाएगी। देखिए, विश्व में परमाणु हथियार संपन्न देशों की सूची में जब बात करेंगे तो हमें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के हवाले के पास चलना पड़ेगा। उसके अनुसार कुछ कंट्री हैं जो कंफर्म है कि एटॉमिक वेपन संपन्न है, और कुछ है जिन पर संशय है लेकिन नाम बताया जाता है। सबसे पहले किसके पास? तो रूस की बात करेंगे, रूस के बाद अमेरिका की बात करेंगे, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जो देखेंगे, भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा एटॉमिक वेपन्स हो चुका है, तो भारत, पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा 1-2 कंट्री और है, जैसे मैं इजराइल का नाम लेना चाहूंगा। इजराइल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई साहब आपके पास भी एटम बम है, तो इसने ना हाँ कहा ना कहा। तो क्या मान के चले? मान के यही चला जा रहा है कि इजराइल कुछ बोल तो नहीं रहा है लेकिन कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के विषय में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, चीन वगैरह ने इसकी मदद की है और इसके पास भी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, एक और कंट्री का नाम आपके समक्ष रखता हूं, ईरान को लेकर के चर्चा कीजिए तो जरा। ईरान के विषय में भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास वेपन्स हो सकता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान अगले कुछ दिनों में अपने आप को परमाणु संपन्न घोषित कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंट्री इतने रहे हैं। चलिए, विश्व में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार? तो ऊपर से सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको रसिया का नाम नजर आएगा। रसिया में देखेंगे तो 4380, यूएस में देखेंगे 3708। अब देखिए यहां पर यूएस को लेकर के रसिया ने कहा कि भाई हमारी जो पॉलिसी है हम उसमें बदलाव करने वाले हैं। यूएस में क्या किया? जो बाइडेन ने मार्च के महीना में, मार्च 2024 में चुपके से पूरी दुनिया को पता भी नहीं चलने दिया और अपने जो इनके जो स्ट्रेटेजी रहे वेपन्स को लेकर के उसमें बदलाव करने की बात की है। अब देखना पड़ेगा कि क्या बदलाव होता है। उस बदलाव में 2-3 कंट्री का नाम शामिल किया गया है, रसिया, उसके बाद चाइना, और चाइना के अलावा जो है नॉर्थ कोरिया। इस 3 देश को ध्यान में रखते हुए इसने अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव की बात कही है। ये 2 बात इस कंट्री से संबंध में आ गया। ये कह रहा है मैं बदलूंगा, ये कह रहा है कि हम कुछ करने जा रहे हैं। ये खबर जो है अब फैल चुका है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये पब्लिश किया था यूएस को लेकर के। अब जो चाइना को देखिए, चाइना के विषय में कहा गया है, अमेरिका ने कहा है कि चाइना जो है अपने एटॉमिक वेपन्स में लगातार वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस 290, यूके जो है 225, इंडिया जो है पाकिस्तान से आगे निकल गया है अब, और 172, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 50। ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं ये सिपरी ईयरबुक 2024 के अनुसार बताए गए हैं, ठीक है। भारत के पास परमाणु हथियार की अगर स्थिति देखेंगे तो 18 मई 1974 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। वर्ष 1998 में उसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ ऑपरेशन शक्ति, और वर्ष 2003 में भारत का परमाणु सिद्धांत आया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहले किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन अगर हमें किसी ने मारा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, परमाणु ट्रायड क्षमता इसको बोलते हैं, यानी कि 3। तो जमीन से हो गया 1, हवा से भी मार सकता है 2, समुद्र से भी मार सकता है तो 3, कहीं से भी आप हमसे बचेंगे नहीं। अगर इस तरह की क्षमता है किसी भी देश के पास, उसको कहते हैं परमाणु ट्रायड कैपेसिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कुछ ही कंट्री के पास ये है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। सरकार ने किया उग्रवादियों से समझौता। यहां पर देखेंगे NLFT, ATTF, ये पीस एग्रीमेंट इस 2 संगठन से किया गया है। इसके साथ ये क्या है? शांति समझौता हुआ है। चलिए विस्तार से जरा देख लेते हैं। यहां पर 4 सितंबर को भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार ने 2 उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो किसके बीच हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और यहां पर 2 संगठन
NLFT और ATTF के द्वारा ये हुआ है। प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो समझौता हुआ है हस्ताक्षर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है अभी, मानिक शाह, तो ये मौजूद रहे। इनके मौजूदगी में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी कि ATTF के प्रतिनिधित्व वहां शामिल है। सरकार ने दोनों संगठनों को आदिवासियों के हितों से समझौता नहीं करने का आश्वासन दिया है। इस समझौते के बाद NLTF ने 35 साल का सशस्त्र संघर्ष खत्म करने का ऐलान किया है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो हमारा 7 सिस्टर्स और +1 छोटा सा भाई सिक्किम, इस एरिया में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जाता रहा। चूंकि देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की समस्या लगातार बनी हुई है, ठीक है, अलगाववाद की भी समस्या है और नॉर्थ ईस्ट संवेदनशील एरिया भी है। चूंकि म्यांमार में देखेंगे तो वहां पर भी सैन्य शासन है और बांग्लादेश की स्थिति अभी बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर के, और चीन का भी दबाव बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर आप देखेंगे तो संवेदनशील बनता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार को थोड़ा सा एक्टिव होकर के उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए बात करते हैं NLFT के विषय में। इसका गठन 12 मार्च 1989 को हुआ था, जब इसके अध्यक्ष धनंजय रियांग थे और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से ये मुक्ति चाहते रहे। सशस्त्र संघर्ष करके स्वतंत्र त्रिपुरा की स्थापना करना चाहे। त्रिपुरा राज्य नहीं होगा, एक देश होगा। त्रिपुरा के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। एक विशिष्ट स्वतंत्र पहचान इनको चाहिए, उसको लेकर के आगे बढ़ने की बात की गई। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी कि ATTF की बात करते हैं। इसकी स्थापना मूल रूप से ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स के रूप में 11 जुलाई 1990 को हुआ था। इसकी स्थापना त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स यानी कि TNV के पूर्व आतंकियों के एक समूह के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले सभी बंगाली भाषा अप्रवासियों को निष्कासित किया जाए, ठीक है। त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 के तहत आदिवासियों को भूमि की बहाली की जाए, यानी कि जो जनजातीय समूह हैं उसके हित के लिए काम करना। हिंट मिल रहा है। 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं, तो वहां जो निर्जातीय संघर्ष हो रहा है उसको लेकर के ही ये बातें किया गया। अब चलते हैं आगे, जाति जनगणना पर सरकार क्या करेगी, इसको सबसे पहले समझते हैं। देख रहे हैं आप, भारत में हर जगह जो है पिछले 1 साल से जाति जनगणना की बात की जा रही है। बिहार सरकार ने तो अपने तरफ से करवा भी लिया। जब महागठबंधन की सरकार थी, केंद्र सरकार से कहा, केंद्र सरकार कहा कि हम नहीं करेंगे, तो बिहार सरकार ने कहा कि जाइए हम खुद ही करा लेते हैं, हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। तो अपने संसाधन पे बिहार सरकार ने करा लिया। तो जाति जनगणना का मुद्दा जो है हर तरफ तुल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है जहां जहां कि हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे। विपक्षी दल जो है मतलब सरकार पर प्रेशर बना रही है। देखिए, राहुल गांधी ने चुनौती दे रखी है कि देश भर में जाति जनगणना होकर रहेगी और सभी समर्थन उनके साथ जो दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उनका भी इसमें सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का दबाव बढ़ रहा है। जाति जनगणना होगा क्या, तो इसमें जाति, उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियां जो है यह जुटाई जाएगी। कहा जा रहा है कि भाई आगे चल करके पॉलिसी मेकिंग करना है, आरक्षण की व्यवस्था देनी है, इन सब चीजों के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC, भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना का आयोजन वर्ष 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में किया गया। वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। वर्ष 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा एकत्रित किया गया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। वर्ष 1951 से वर्ष 2011 की जनगणना में प्रत्येक बार अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा एकत्रित किया गया तथा OBC और दूसरी जातियों का डेटा एकत्रित किया ही नहीं गया, ये ध्यान रखना है। SECC के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनके जाति समूह के बारे में भी जानने की बातें की गई। सरकार ये क्यों करना चाहती है, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग का काम होता है तो किस विशेष जाति, वर्ग या उपवर्ग के लिए कितना फंड देना है, कौन सी कल्याणकारी योजनाओं को लाना है, इसी से ये पता चल सकेगा। वर्ष 2015 में जाति का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया। सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। दबाव बना कि आप इस डेटा को सार्वजनिक कीजिए, लेकिन सरकार सार्वजनिक अभी तक नहीं की है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि डेटा में खामियों के कारण वह SECC 2011 के तहत एकत्र किए गए जाति जनगणना को सार्वजनिक नहीं कर रही है। तो अब देखिए, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार ये जवाब दे
रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि नहीं, जो जाति जनगणना हुआ था वो आंकड़े आप सार्वजनिक कर दीजिए, प्रकाशित कीजिए, या फिर से जनगणना, अगर सरकार कहती है कि डेटा गलत है तो फिर से ये आदेश देती है कि ठीक है फिर से डेटा कलेक्ट कीजिए। तो जो भी होगा हम लोगों की नज़र उस पर बनी होगी, लेकिन ये सारे टॉपिक जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।